सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक शो ला रहा हूँ ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर जो 10 जून से स्टार्ट होने वाला सैटरडे से, उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं तो 8 बजे सुबह है ना, मॉर्निंग 8 AM में। तो 8 AM से वो सैटरडे से स्टार्ट होगा। हर सैटरडे को, हर शनिवार को 8 बजे सुबह आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है और ज्ञान सागर शो का आनंद लेना है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो एक परमानंद है ना, एक अलग आनंद का अनुभूति आपको करवाता है। तो मिलिए, हम लोग मिलते हैं सैटरडे को और हम लोग ज्ञान सागर में है ना बहुत कुछ सीखने का ये करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो खैर चलो, अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है 2 टर्म है, एक है आतंकवाद, एक है नक्सलवाद। मैंने इस 2 टर्म को इसलिए लिया है क्योंकि अमूमन लोग इस दोनों का मीनिंग एक ही समझते हैं। नक्सल को आतंकवाद बोल देते हैं, आतंकवाद को नक्सल। इसका स्पष्ट अंतर क्या होता है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं चाह रहा था कि मेरे स्टूडेंट को इसका मतलब पता चल जाए, इस दोनों में अंतर क्या है। ऐसे भी ये यूपीएससी के मेंस में, अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़िएगा तो जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़िएगा, आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आतंकवाद और नक्सलवाद। यहाँ से एग्जाम में, यूपीएससी में खास करके क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आज हम लोग समझ जाते हैं इस दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। तो मैं आपको इस दोनों का अंतर बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ इसका एक हम लोग रखते हैं विषय। आतंकवाद और नक्सलवाद। एक तो सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इस दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है। आतंकवाद टेररिस्ट और नक्सलवाद नक्सलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। इस दोनों में तो विषय में पहला चीज तो आप ये समझो, मैं आपको विषय बताता हूँ इन लोग का उत्पत्ति कैसे हुआ है ना। ऐसे आतंकवाद का ओरिजिन खास करके मैं आपको ये एक इंटरनल जब रिलेशन पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ाऊंगा, IR जब मैं कभी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको आतंकवाद और अरब कंट्री में क्या क्या विवाद हुआ था, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी क्या था वो सब आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले ये समझेंगे कि इस दोनों का, ये 2 टर्मोलॉजी को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, विषय में हम लोग पहले ये देखेंगे इसका विचारधारा। इसका विचारधारा, आतंकवाद और नक्सलवाद का विचारधारा क्या एक ही होता है या अलग होता है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूं और इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। जैसे समझो, आतंकवाद जो होता है, आतंकवाद हम किसे कहते हैं? तो नाम से लग रहा आतंक फैलाना, जो आतंक फैलाता होगा। तो आतंकवाद का परिभाषा क्या है ना, आतंकवाद का परिभाषा क्या होता है तो समझना स्टूडेंट। तो देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल जो होगा है ना, तो कोई व्यक्ति हो या व्यक्ति का समूह हो जिसका राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कुछ लक्ष्य हो है ना। कौन कौन सा लक्ष्य हो? राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, मतलब पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल। ये 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का जो सहारा लेता है उसको हम लोग आतंकवाद कहते हैं, उसको हम लोग आतंकवाद कहते हैं। तो 3 चीज आप ध्यान रखना, पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल राजनीति, इसके अलावा रिलीजियस, धार्मिक एंड कल्चरल, उनका जो सांस्कृतिक है। तो उस 3 का इस 3 को एक तरह से आप कह सकते हो, इस 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह हिंसा का सहारा लेता है, वायलेंस का सहारा लेता है, उसको हम लोग आतंकवाद कहते हैं। ये आतंकवाद का परिभाषा होता है। नक्सलवाद जो है, ये टर्म दरअसल, ये तो खैर इंडिया से शुरू हुआ है। नक्सलवाद का ये टर्म मतलब इंडिया से आया है, मतलब ये टर्म दरअसल वेस्ट बंगाल से ये टर्म निकला है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी, और नक्सलबाड़ी में 1967 में ये टर्म आता है। ये बहुत हाईलाइट होता है 1967, क्योंकि देखो होता ये है कि वेस्ट बंगाल में जो बड़े बड़े जमींदार थे, नक्सलबाड़ी में खास करके जो बड़े बड़े जमींदार थे, ये लोग क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे। बहुत ज़्यादा उन पर शोषण होने लगा और उनको न्याय नहीं मिलता था। तो न्याय के लिए कोई व्यवस्था उस तरह से किया नहीं जाता था। उन लोगों का दबदबा था सत्ता में भी, बड़े बड़े जमींदार। तो कुछ कम्युनिस्ट लीडर ने क्या किया, किसानों को न्याय दिलवाने के लिए हिंसा का सहारा लिया
शस्त्र को उठाया गया और वहां पे जमींदार से लड़ा गया। तो ये लड़ाई, ये आंदोलन शुरू होता नक्सलबाड़ी से। कब होता? 1967 से। इसलिए आगे चलकर ये नाम जो हो गया वो नक्सल नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इंडिया में जहां जहां जिस जिस कोने पर आंदोलन चलता है उसको नक्सल, जो आंदोलन चलाने वाले होते हैं उसको नक्सल ही हम लोग कहते हैं। तो ये स्पष्ट है। अब देखो दोनों का विचारधारा, पहले हम लोग इन दोनों का विचारधारा समझते। क्या विचारधारा एक है या अलग है? तो अलग है, दोनों का विचारधारा अलग है। क्या अलग है तो समझना। इनका जो विचारधारा है ये है ऑर्थोडॉक्स, जबकि ये है अनऑर्थोडॉक्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ये अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स का मतलब? देखो ये लोग जो आतंकवाद होते हैं ये परंपरावादी होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ये परंपरावादी होते हैं, जबकि ये गैर परंपरावादी होते हैं। ये गैर परंपरावादी होते हैं, ये परंपरावादी होते हैं, ये गैर परंपरावादी होते हैं। मतलब क्या है? इनका जो सोच है, इनका मानना है कि जो धार्मिक रूप से जो परंपरा चलते आ रहा है, ये जो सांस्कृतिक परंपरा है हमारा, उसी आधार पर हम वहां सत्ता स्थापित करेंगे। और वो आधार क्या होना चाहिए? वो धार्मिक या सांस्कृतिक होना चाहिए। जो परंपरा चलते आ रहा है, परंपरा में हम कोई चेंजिंग, आपने सुना होगा तालिबान, है ना। तो तालिबान जो अपना सत्ता चलाता है वो परंपरावादी है ना, तो परंपरावादी के हिसाब से चलाता है। जबकि नक्सल में ऐसा नहीं है। नक्सल का जो विचारधारा है, इनका मानना है, मैंने आपको बताया ये तो राजनीतिक उद्देश्य इनका ये होता है। इनका जो विचारधारा है, इनका विचारधारा क्या है कि ये आर्थिक और सामाजिक, याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक न्याय चाहते हैं। ये दो चीज चाहते हैं, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सामाजिक रूप से, जिसके साथ अन्याय हुआ, शोषण होता है, समाज में विषमता है, तो उस समाज का विषमता को दूर करने के लिए लोग पहल करेंगे। या फिर आर्थिक रूप से किसी के साथ शोषण हो रहा है, आर्थिक रूप से उनका स्थिति बहुत गंभीर है, जिसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये लोग पहल करेंगे। तो आप तो पहला चीज ये समझना, ये लोग परंपरावादी होते हैं, ये लोग गैर परंपरावादी होते हैं। इनको परंपरा से कोई लेना देना नहीं। याद रखना, ये सिस्टम से नाखुश होते। नक्सलवादी लोग जो होते हैं, ये लोग सिस्टम से नाखुश होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कहानी इसके बारे में बताऊंगा आगे। देखो दूसरा चीज आप समझना, इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य जो है, ये इनका उद्देश्य क्या होता है समझना। तो आतंकवाद का उद्देश्य होता है कि ये सत्ता पर नियंत्रण चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? जो सत्ता है, सत्ता पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। और किस आधार पर नियंत्रण होना चाहिए? तो इसका आधार होगा कैसा? सांस्कृतिक आधार। तो सांस्कृतिक आधार पर नियंत्रण ये चाहते हैं, कल्चरल आधार पर ये नियंत्रण चाहते हैं, और सत्ता पे पूरी कब्जा इनका हो। नक्सल को सत्ता पे इंटरेस्ट नहीं है, याद रखना, ये स्पष्ट अंतर समझना। आतंकवाद को सत्ता से इंटरेस्ट है, जबकि नक्सल को सत्ता से इंटरेस्ट नहीं है। वो सत्ता का जो व्यवस्था उससे ही नाखुश है। और याद रखना, इनका मांग होता है, इनका उद्देश्य जो है, आप कह सकते हो, ये कहते हैं कि समतामूलक एवं शोषण मुक्त समाज हो। बहुत बड़ा उद्देश्य है इनका, है ना, लेकिन तरीका हो सकता गलत हो। तो आप समझना, समतामूलक एवं शोषण मुक्त समाज। तो या आप ये कह सकते हैं समता युक्त एवं शोषण मुक्त, है ना, समता युक्त या शोषण मुक्त समाज कह सकते हैं, समतामूलक या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आप समझना, समता युक्त एवं शोषण मुक्त समाज होना चाहिए इनका। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी होगा वहां पे इक्वलिटी होगा, इनइक्वलिटी नहीं होगा। तो इक्वलिटी अगर होगा तब तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी में जब देखा जा रहा है इक्वलिटी है, कोई जाति के नाम पर बटे हैं, कोई ऊंच नीच के नाम पर, कोई संपत्ति में, कोई किसी के पास जमींदार है ना जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे, जो उनके किसान या मजदूर काम कर रहे वो अपने आप उसको वो निष्कृष्ट, उसको एक बहुत नीचा समझ रहे। तो ये जो समता समाज का जो विषमता है उसको ये दूर करना चाहते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि समतामूलक समाज होना चाहिए जहाँ पे इक्वलिटी हो और शोषण मुक्त हो, है ना। समाज में शोषण, क्योंकि देखो
ऐसे भी आप ध्यान रखना, समाज अगर इक्वलिटी समाज में आ जाएगा तो शोषण अपने आप मुक्त हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि जब किसी के पास पावर आता है, वो शक्ति वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अब वो अपने से कमजोर का क्या करेगा, शोषण करना शुरू करता है। तो एक जमाने में ऐसा भी हुआ, जब पुरुष है ना ताकतवर हुए तो वो महिलाओं का शोषण करना शुरू किए। उसका असर आपको आज तक दिखता है। जब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब का बात करते हैं, हम लोग, आप सुने हो महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण तो नहीं सुनते हम लोग, मैन एम्पावरमेंट तो नहीं सुनते, हो सकता भविष्य में सुने, फिलहाल तो हम लोग नहीं सुनते, है ना। फिलहाल तो वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, योजना चलता है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ तो नहीं चलता है। क्योंकि एक समय ऐसा आया, वो तो आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि महिलाओं पर लगातार शोषण हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ताकतवर वर्ग होगा, जो ताकतवर होगा, वो चाहता है कि वो अपने कमजोर से क्या करे, उसको कमजोरों का शोषण करे। और जो मजबूत है, जो शोषण कर रहा है, अगर उससे कोई मजबूत मिलता है, वो चाहता है कि उससे हम हाथ मिला कर रहे हैं। तो ये समाज का ऐसा चलते आ रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में हर जगह पे हुआ है। तो खैर चलो, ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब देखो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोग उपकरण, टूल्स जो होता है, उपकरण जिसको बोलते हैं उपकरण, उपकरण का ये लोग जो प्रयोग करते हैं, कौन से उपकरण का, कौन से टूल्स का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो आप भी वह ध्यान रखना, आतंकवाद जो होता है, एक मिनट, आतंकवाद जो होता है, उपकरण इनका क्या है, आतंकवाद जो होता है इसका उपकरण होता है हिंसा, और नक्सलवाद का भी उपकरण टूल्स होता है हिंसा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, समझ। ये जो हिंसा करते हैं, ये जो हिंसा करता है, ये राज्य के खिलाफ, स्टेट मतलब यहाँ पे मैं सरकार का बात कर रहा हूँ, राज्य मतलब स्टेट है ना, स्टेट मतलब सरकार, राज्य है ना। ये जो हिंसा करेगा, अगर आप ऐसे देखो, इसका जो वायलेशन है, इसका जो हिंसा है, ये दो लोगों पर होता है, राज्य पर भी होता है और समाज पर भी होता है। तो इसका जो टूल्स है, इसका जो हिंसा का टूल्स, हिंसा का ये लोग प्रयोग करता है, तो ये लोग किस पे करते हैं, राज्य पर, मतलब सरकार पे भी ये लोग हमला करते हैं और आम लोगों पर भी, समाज पर भी हमला करते हैं। जबकि इसका जो टूल्स है, इसका भी टूल्स है हिंसा, लेकिन इसका जो हिंसा है, ये किस पर हिंसा होता है, तो ये हिंसा होता है राज्य पर, मतलब सरकार पर। याद रखना, नक्सल आम इंसान को कष्ट नहीं पहुंचाता है। नक्सल जो होता है ना, अब वो कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पे आम लोगों को भी नुकसान हो, अलग बात है। लेकिन इसका ऐसा, ये जो उपकरण यूज करता है, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका लड़ाई सरकार से होता है, आम लोगों से नहीं होता है। जबकि इसका लड़ाई जो हो रहा है वो राज्य से भी हो रहा है, समाज में। आप देखना, आतंकवाद बॉम्ब ब्लास्ट, आपने नहीं सुना होगा कि नक्सल बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए किसी मॉल में, है ना, किसी होटल में जहां पे बहुत आम लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं सुनेंगे। हाँ, ये जरूर सुनेंगे, नक्सल पुलिस का जीप जला दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, ये चीज आप देखते होंगे। तो ये हिंसा करता है किसके, सिस्टम में। याद है, राज्य मतलब यहाँ पे सिस्टम, सरकार। तो सरकार में ये क्या करता है, हिंसा करता है। याद रखना, आम लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। बाय डिफॉल्ट अगर पहुंच गया तो अलग बात है, लेकिन इनका ऐसा मानसिकता नहीं होता। जबकि आतंकवाद का ये जानबूझकर समाज में खौफ पैदा करने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए, आम समाज के आम नागरिक को, जिसको उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उस पर भी ये लोग क्या करता है, प्रहार करता है। और राज्य पर तो अटैक करता ही। तो ये स्पष्ट है। अब एक चीज समझना, नक्सल का उत्पत्ति माना जाता है कि सिस्टम का फेलियर। जैसे आप समझना, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं। जैसे देखना, सिस्टम जब फेल करता है, जितना सिस्टम फेल करेगा, जितना सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उतना ही नक्सलवाद ग्रो करेगा, उतना ही नक्सलवाद ग्रो करेगा। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक गरीब व्यक्ति, मान लो रामलाल है, बेचारा बहुत है ना, बहुत परेशान है। मान लो सरकार का कोई योजना के तहत उसको कुछ लाभ मिलने वाला है, वो उसको बोला कि जाओ सरकारी ऑफिस जाओ, वहां से तुमको 10,000 रुपया मिल जाएगा। अब रामलाल खुश पूरा, तो 10,000 उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ना। 10,000 वो हो सकता साल में 10,000 कमाता हो, तो बहुत बड़ा अमाउंट उसको मिलने वाला सरकार की तरफ से। अब वो रामलाल गया ऑफिस, सरकारी ऑफिस, और जैसे वो सरकारी ऑफिस पहुंचा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम का फेलियर से नक्सल कैसे बढ़ता है, समझना बात। तो जैसे वो रामलाल गया सरकारी ऑफिस, तो वहां पे आप देखते हैं कि बोला कि जाओ छोटा बाबू से बात करो। छोटा बाबू के पास गया रामलाल कि जाओ, वही पैसा देंगे तुमको। तो रामलाल गया कि बोला कि हम रामलाल है, हमको ये। तो छोटा वो सरकारी अधिकारी का आपको पता है वर्क कल्चर कैसा ही हो रहा है ना, ये अब तो चलो थोड़ा तो सुधार हो भी रहा है। तो वो सर झुकाया हुआ है, और सर झुका रहा है, वो सर उठा भी नहीं रहा। वो बोले कि जाओ बड़ा बाबू से बात करो। तो छोटा बाबू भेज दिया बड़ा बाबू के पास
बड़ा बाबू भेज दिया मझला बाबू के पास, तो बहुत सारा बाबू लोग बैठा हुआ रहता है, आप देखते हैं सरकारी, तो सरकारी अधिकारी अपने आप को सरकार का दामाद समझते हैं और वो आराम से, है ना, सर उठा के भी बात नहीं कर रहे। अब वो रामलाल परेशान है, बोला कि फिर लास्ट में बोला कि जाओ एक काम करो, कल आना, है ना। कल फिर आया रामलाल, फिर बोला अभी नहीं, अभी बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं हम लोग, एक सप्ताह बाद आना। एक सप्ताह बाद बोला अभी छुट्टी में कुछ लोग हैं, तो उसको डेली टाल मटोल कर रहा है। फिर एक महीना बाद आया, अब रामलाल को बोला कि तुम एक काम करो, तुम प्रूफ करो कि तुम ही रामलाल है। अब बताओ, अब रामलाल बेचारा परेशान। अब रामलाल को लग रहा है हम रामलाल है, हम प्रूफ कैसे करें हम कि हम रामलाल है, हम रामलाल है, हम कैसे बताएं तुमको, हम अपना बाप माँ को बुलाए, है ना, कैसे पता चलेगा आपको। तो बोले नहीं, तुमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तुम कागज़ लाओ, तुम कागज़ दिखाओ, अपना आइडेंटिटी दिखाओ कि तुम रामलाल है। तो बोला ठीक है, आधार कार्ड है मेरे पास, हम दिखाते। आधार कार्ड लाया, दिखाया, बोला अच्छा ठीक है, तो अब प्रक्रिया होने में समय लगेगा। फिर उसको टाल मटोल करा, मतलब वो बेचारा परेशान हो गया। लास्ट में जो चपरासी साइड में खड़ा था, वो देख रहा था, वो रामलाल को बुलाया। वो बोले कि एक काम करो, सुनो, तुम जो ये दौड़ भाग कर रहा है एक डेढ़ महीना 2 महीना से, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। तो बोला बताइए क्या करें। बोला कि ये लगता है पैसा, है ना, जैसे तुम पैसा दो तुम्हारा अगला दिन ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बोला कितना दे। बोला कि 5,000 रुपया तुम जमा करो अभी। अब रामलाल परेशान है, बोला हम 5,000 कहाँ से लाएंगे, सरकार 10,000 रुपया दे रहा हमको, उसमें 5,000 तुम ही ले लेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, और अभी मेरे पास 5,000 रुपया भी नहीं। बोले नहीं, तब ऐसे काम नहीं होगा। अब रामलाल क्या हो रहा, शोषण का शिकार हो रहा है। रामलाल बेचारा परेशान है, वो एक स्ट्रेस में आ गया, उसको डेली टेंशन हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी उसको कोई बताया कि एक काम करो, नक्सलवाद, इसका सहारा लो। तो पूछा कि ये कौन नक्सलवाद कौन। तो बोला कि इसका रात में एक दरबार लगता है जिसको बोलते हैं जनता दरबार, और जनता दरबार में काम करो, तुम जाओ, वहां तुमको त्वरित न्याय मिलेगा, वहां पे तारीख नहीं होता है, वहां पे न्याय मिलता है। तो बोला कि वो कौन है, वो सरकार है क्या। बोला हाँ वो भी सरकार है। तो बोले एक तो मोदी सरकार है, ये कौन सरकार है। बोले ये भी एक सरकार है। तो बोला ठीक है, बात करते जाते हैं। रामलाल को एक भरोसा, देखो कोई भी व्यक्ति जब बहुत शोषित होगा, जब बहुत परेशान होगा, उसको अगर आप थोड़ा सा कुछ एक रास्ता दिखा दीजिए तो उसके सामने एक रोशनी दिखता है, उसको लगता है कि चलो कुछ हो जाए। तो वो गया नक्सल के पास, रात में जनता दरबार लगा और ये अपना समस्या लेके गया नक्सल के पास, बताया कि सरकार तरफ से हमको 10,000 रुपया आने वाला है, लेकिन वहाँ पे बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मझला बाबू इधर से उधर घुमा रहा है, तो मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, हम क्या करें। तब वहाँ पे जो नक्सल का जो चीफ होता है वो बैठा हो, आप उसका सुना समस्या। तो बोला कि नहीं, ये तो बड़ा समस्या है, मतलब सिस्टम तुमसे भ्रष्टाचार, मतलब करप्शन, मतलब पैसा मांग रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पे रहो। चीफ ने क्या किया, बोले एक काम करो, वो बड़ा बाबू जो है उसका घर जाओ और बड़ा बाबू को उठा के लाओ। अब समझना, 10 बंदूकधारी गए रात में 12 बजे, गेट खटखटाए, बड़ा बाबू गेट खोला, बोला कि चलो। बड़ा बाबू का हालत ख़राब, नींद खुल गया पूरा कि 10 बंदूकधारी, ये लोग कौन है। तो बोला चलो तुमको चीफ बुलाए हैं, नक्सल का चीफ है। बोला चेंज वेंज कर ले ड्रेस पर। बोले कुछ ड्रेस ने उठा के उसको लेके आया और बीच जनता दरबार में खड़ा किया और बोला कि तुम रामलाल का पैसा क्यों नहीं दे रहा है। नक्सल ने क्या कहा कि कल सुबह इसका पैसा सबसे पहले मिलना चाहिए, और अगर कल पैसा तुम नहीं देगा तो 6 इंची ऊपर से क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो समझ पा रहे है ना। अब एक बात बताओ, वो जो बड़ा बाबू है वो कल क्या करेगा, सब काम छोड़कर सबसे पहले क्या करेगा, रामलाल को क्या करेगा, पैसा देगा। वो हो सकता है घर से उसको देने पड़े, घर से देगा, लेकिन वो देगा। तो कल सुबह जैसे रामलाल को 10 बजते बजते ऑफिस बुलाया गया और उसको एकदम सम्मान के साथ 10,000 रुपया दिया गया। तो पूछा कि 5,000 देना भी। बोले नहीं रखो। बोले 1,000 लड्डू खा लीजिए। बोले नहीं हम ही लोग खिलाते, तुमको समोसा भी खिला देते, लड्डू भी खिला देते। तो होगा क्या, अब बताओ आप, रामलाल क्या बोलेगा, मोदी सरकार जिंदाबाद कि नक्सल सरकार जिंदाबाद। तो क्या बोलेगा, समझ में आ रहा। तो आप इस बात को समझना। अब वो रामलाल क्या होगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, बोलेगा यहाँ अब हम नक्सल के साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब अब हमको वो सरकार जो है वहां से हमको न्याय का कोई उम्मीद नहीं। तो एक तरह से समान ये पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर देता है, समानांतर सरकार खड़ा कर देता है नक्सल। पैरेलल गवर्नमेंट समझते हैं कि एक सरकार तो है ही, उसके सामने एक और सरकार खड़ा कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया रात में जनता दरबार लगना पैरेलल गवर्नमेंट का संकेत है, क्योंकि न्याय करने के लिए न्यायपालिका हमारे यहाँ, जुडिशरी सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन उस जुडिशरी सिस्टम से ये लोग खुश नहीं है, इसलिए अपना जुडिशरी सिस्टम क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है।
तो ये आप समझना, ये एक कारण मैंने आपको बताया कि नक्सल का ग्रो करना है, ऐसे बहुत अनेकों कारण हैं। तो खैर, मेरा उद्देश्य था आपको ये समझाना कि आतंकवाद और नक्सलवाद में क्या अंतर होता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना। दोनों में अब कोई आपसे पूछेगा तो आप बता देना बहुत आराम से, इसका उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक होता है ना, धार्मिक होगा, सांस्कृतिक होगा, जबकि ये सामाजिक और आर्थिक के लिए क्या करता है, काम करता है। क्लियर है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।